हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन थिंक रूट चैनल। तो हमने सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज की तीसरी वीडियो आज है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। मल्टीलिंगुअलिज्म इज इन ए क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज डैश बाय द टीचर्स। बहुभाषिकता को अध्यापक को अपनी कक्षा में क्या समझना चाहिए? ए हिंड्रेंस, एक रुकावट समझना चाहिए। बी प्रॉब्लम, कोई समस्या समझनी चाहिए। या सी सिस्टमेटिक इशू समझना चाहिए, व्यवस्थागत मुद्दा। या डी एसेट्स एंड रिसोर्स, एक गुण और एक साधन समझना चाहिए। तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है वो हमारे सोशलाइजेशन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमारी कंट्री भी एक बहुभाषी देश है। जो हमारा देश है बहुभाषी है, और जितना हम अधिक से अधिक लोगों के बारे में जानेंगे, उनकी भाषा के बारे में जानेंगे, उनके कल्चर के बारे में जानेंगे, उतना ही अधिक हम एक दूसरे के साथ में सोशल होंगे। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 2, एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड ब्रॉडनिंग डेवलपमेंटल पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल सेक्सेस इज। किसी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए इनमें से सबसे इफेक्टिव या सबसे प्रभावशाली क्या है? ऑप्शन ए, टू रीइंफोर्स जेंडर रोल एज पोर्ट्रेड इन द सोसाइटी, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। बी फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग, एक ही लिंग को योग्यता के आधार पर उनके समूह बना देना। फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप एंड प्रमोट डिस्कशन, मिश्रित लिंग समूह बनाना और उनको क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहित करना। या डी टू इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंस अमंग द सेक्सेस, लिंग के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। तो देखिए हमारे पास जो दो टर्म होती है, एक होती है सेक्स, एक होती है जेंडर। तो सेक्स जो हमारी होती है जनरली वो बायोलॉजिकल टर्म होती है, उसमें मेल फीमेल आपका होता है। और जो जेंडर होता है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड एक टर्म होती है आपकी, जो समाज ने निर्धारित की है आपके लिए जेंडर में। जैसे लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग काम, लड़कियां होंगी तो घर का काम करेंगी, और लड़के होंगे तो घर से बाहर जाएंगे, बाहर खेल सकते हैं, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं। तो ये सब स्टेरियोटाइपिंग टाइप में होता है। तो एक ही चीज़ इसको कम कर सकती है, और वो है फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन। आप इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें और मिश्रित उनके समूह बनाकर कोई भी उनसे एक्टिविटी करवाएं। क्वेश्चन 3, सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है? ए गिविंग क्वेश्चंस दैट रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिले होते हैं, उनमें से आपको किसी एक को चूज करना होता है, तो इससे तो क्रिएटिविटी नहीं आएगी। बी प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रश्न हल करने के लिए उनको कोई विशेष प्रकार का निर्देश देंगे, इससे भी कुछ क्रिएटिविटी नहीं आएगी बच्चे में। सी एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड टेस्ट, रटने के आधार पर उनका टेस्ट लेंगे, उनकी परीक्षा लेंगे। या डी गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम, चुनौतीपूर्ण कार्य उनको करने के लिए बोलेंगे और उनको ऐसे क्रियाकलाप देंगे जिससे उनको बोरियत नहीं होगी, निरस्ता नहीं लगेगी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्रिएटिविटी में लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाती है, डूइंग बाय लर्निंग। लॉजिकल थिंकिंग आपकी इसमें लगती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती है, प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन आप लोग सोचते हैं, तो उससे क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट हु आर पार्शियली साइटेड। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए इनमें से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है, आंशिक दृष्टि वाले, 3 डायमेंशनल मैप एंड चार्ट। तो जो ऑप्शन बी है टॉकिंग बुक्स एंड फेल्ट बुलेटिन बोर्ड्स, जो ऑडिबल आपकी बुक्स आती हैं, बोलने वाली पुस्तक, और जो ऐसे सूचना पट जिनको वो फील कर सकें। या सी स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, छोटी मुद्रा वाली अगर आप उनको कोई कार्य शीट या वर्कशीट देंगे तो वो उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। लार्ज जो प्रिंट बुक है आपकी, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें हैं, तो उससे भी आंशिक दृष्टि वाले बच्चे अच्छी तरह से सीख सकते हैं।
ऑप्शन सी आपका गलत है, यही सही है, क्योंकि हमसे पूछा यही है कि नॉट सुटेबल। तो जो छोटी मुद्रा वाली पुस्तक होगी या कोई भी बुक हुई आपकी या वर्कशीट हुई, उससे वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और उनके इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है उसकी एक दूसरे वो उनका क्या रोल होता है। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इज नॉट रिलेटेड, आपस में कोई संबंध नहीं होता। हैज़ एन इनसिग्निफिकेंट रोल, भूमिका नगण्य होती है। या डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस, इनका कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए लर्निंग में आपका फिजिकल और इमोशनल हेल्थ दोनों महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। क्योंकि शारीरिक रूप से जब कोई बच्चा स्वस्थ होगा वो तभी अच्छी तरह से सीख पाएगा। अगर बीमार है तो उसका सीखने में मन नहीं लगेगा, वो नहीं सीख पाएगा। इसी तरह अगर इमोशनली वो बैलेंस कंडीशन में है तो तभी सीख पाएगा। अगर वो किसी टेंशन में है या डरा हुआ है तो अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। तो इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटजी टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न। निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों के अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए दिया जाता है, उनको मोटिवेट करने के लिए इनमें से कौन सा एक जो उदाहरण है वो बेस्ट रहेगा। ऑप्शन ए, एम्फेसिस ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रेदर देन लर्निंग, सीखने से ज़्यादा उनको कार्य पूरा करने पर बल देना। क्यों, ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि सीखने पे बल दिया जाता है, कार्य पूरा करने पे बल नहीं दिया जाता है। लर्निंग जो आपकी होती है ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है। तो लर्निंग आपको धीरे धीरे करनी होती है, ऐसा नहीं है कि आपने बस अपना काम पूरा करना है, आपकी लर्निंग चाहे हो या ना हो। ऑप्शन बी, गिविंग टास्क दैट आर वेरी इजी, ऐसे कार्य देंगे जो बहुत सरल होंगे। तो ऐसे इन काम को करके कोई भी बच्चा मोटिवेट फील नहीं करेगा। जो बहुत आसान काम होंगे वो उनसे बोर हो जाएगा जल्दी। ऑप्शन सी, क्रिएट ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन, प्रतियोगिता के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो प्रतियोगिता, इससे भी बच्चा ज़्यादा मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि उसको एक बार अपनी कंडीशन पता लग गई कि कंपटीशन में उसकी क्या रैंक आती है, तो फिर वो ज़्यादा मोटिवेट फील नहीं करेगा। ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न ए न्यू स्किल। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, बाहरी सहायता हम उपलब्ध कराएंगे बच्चे को जब वो कोई एक नया कौशल सीख रहा होगा, किसी नई स्किल पे काम कर रहा होगा। जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कहीं पे अटक जाते हैं, तो टीचर आप आके अगर आपकी हेल्प करेगा तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल, बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए, इंडिकेट दैट स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू कैटर द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन, दर्शाता है कि स्कूल इनकी आवश्यकता और रुचि की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ऑप्शन बी, प्रूव दैट दीज चिल्ड्रन हैव जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट एंड हैंस शुड बी पुल्ड आउट फ्रॉम स्कूल, साबित करता है कि बच्चों में आनुवांशिक कमी है और इन्हें स्कूल से निकाल देना चाहिए। स्कूल से निकालने की बात तो होती नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो स्कूल से नहीं निकालेंगे। ऑप्शन सी, सिग्निफाइज दैट पेरेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन टू लर्न, सूचित करता है कि अभिभावक अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने में समर्थ नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के सभी माता पिता सोचते हैं कि उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़े। ऑप्शन डी, सजेस्ट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड आर नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, जो वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं वो अधिगम करने में समर्थ नहीं है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी साइंटिस्ट नहीं बनते, प्रेसिडेंट नहीं बनते। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्योंकि जब भी कोई बच्चा फेल होता है तो हम ये नहीं बोलते कि बच्चा फेल हुआ है, हम बोलते हैं कि सिस्टम फेल हुआ है, स्कूल फेल हुआ है। तो इस तरह की बात की जाती है। स्कूल या अध्यापक जो है बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार या उनकी रुचि के अनुसार वो करिकुलम या वो पढ़ाई नहीं करा पाए जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, बाल्यावस्था की अवधि में विकास की क्या विशेषता है इनमें से।
A. Multi-layered and complex. B. Consist only of quantitative changes. C. Disorderly and disjointed. या D. Is slow and cannot be measured. देखिए, बाल्यावस्था में जब आपका विकास होता है तो आपका सभी एस्पेक्ट में डेवलपमेंट आपकी होती है। आपकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, सोशल भी और इमोशनल भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। ये एक बहुस्तरीय और मिश्रित अवस्था में होता है, क्योंकि आपका विकास हर दिशा में हो रहा है। आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, आपके शारीरिक विकास हो रहा है, आपका कॉग्निटिव संज्ञान से संबंधित आपका विकास हो रहा है। वो ऐसा नहीं है कि इसमें खाली क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं। क्वांटिटेटिव चेंज अगर खाली ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ में हम क्वांटिटेटिव चेंज को मानते हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है। ग्रोथ में आप जैसे आप आपकी हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, और एक टाइम पे जाके आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। आपका डेवलपमेंट लेकिन वूम टू टूम चलता है। हमेशा जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है वो आपकी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ एक टाइम पे जाके रुक जाती है। और ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप बोलेंगे कि आज आपका 6 फीट सोशलाइजेशन हो गया। हम हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं। और डेवलपमेंट जो होता है एक ऑर्डर में होता है, इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट होता है। आपका सभी एस्पेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सी बात एक ठीक है? ऑप्शन ए, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की थी नोम चोम्स्की ने। इन्होंने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्म के साथ ही होती है। ऑप्शन बी, चिल्ड्रंस कॉग्निशन डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्टेजेस की बात की थी। और कॉग्निशन डेवलपमेंट की जो बात की थी वो जीन पियाजे ने की थी। 4 उन्होंने स्टेज दी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सी, मैच्योरेशन ऑफ स्कीमा लीड्स टू कॉग्निशन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है। तो संज्ञानात्मक विकास और स्कीमा की बात जो की थी वो जीन पियाजे ने ही की थी। पियाजे बोलते थे कि पहले बच्चे में विचार आते हैं, उसके बाद भाषा विकसित होती है। ऑप्शन डी, लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निशन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। वाइगोत्स्की ने यही बात बोली थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो लेव वाइगोत्स्की जो मानते थे कि समाजीकरण में जो आपकी भाषा विकसित होती है समाजीकरण से, और जन्म के साथ इन्होंने बोला था कि जन्म जब आपका बाय बर्थ आपका होता है तो आपके विचार और भाषा अलग अलग चीज होती है, लेकिन लगभग 3 साल की एज तक इन्होंने बोला था कि फिर दोनों एक दूसरे से मर्ज हो जाती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय। कोई प्राथमिक विद्यालय का जो अध्यापक है अपने बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस तरह से उनको एनकरेज करेगा, उनको प्रोत्साहित करेगा? ए, डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके या उन्हें दंडित करके। बी, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेज एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द सेम। बच्चों को सहज ज्ञान से अनुमान लगाने और उस पर आधारित विचार करने को कहकर, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने को कहकर। ऑप्शन सी, ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड फॉर एवरी स्मॉल टास्क। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए उन्हें पुरस्कार देगा। ऐसा करेगा तो एक टाइम बाद बच्चे बोर हो जाएंगे और उनको पता है कि सेम रिवॉर्ड मिलना है कुछ भी काम करने पे, तो बोरियत फील होगी उनको, बोर हो जाएंगे, वो फिर काम नहीं करेंगे। या डी, एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केवल बल देकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेज एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द सेम। प्रॉब्लम सोल्वर, इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर बनाने के लिए बच्चों में ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होती है एक ऐसी समस्या दी जाती है जिसमें बच्चे के दिमाग में उथल पुथल होती है और वो किसी न किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है। ये चाइल्ड सेंटर्ड विधि मानी जाती है और इसमें क्रिएटिविटी आपकी हेल्प करती है। इंडिविजुअल डिफरेंस भी होते हैं, जैसे सब स्टूडेंट जो हैं
अलग अलग तरीके से सोचेंगे, और आप अगर ग्रुप में आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा रहे हैं तो इससे आपका सोशलाइजेशन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। इनमें से कौन सी कोलबर्ग द्वारा दी गई नैतिक विकास की अवस्था है? ए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी बात की थी जीन पियाजे में, 7 से 11 साल में ये होती है। इसमें आप बच्चों में क्लासिफिकेशन आ जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है, लॉजिकल प्री लॉजिकल थिंकिंग भी इसी स्टेज में आपकी आती है। बी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी स्टेज, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। इस स्टेज की बात की थी एरिक एरिक्सन ने अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में, जिसमें उन्होंने 8 स्टेज दी थी, और ये स्टेज आपकी 5 से 12 साल की एज में मानी जाती है। सी लेटेंसी स्टेज, प्रसुप्ति अवस्था, ये 6 से 13 साल की एज में मानी जाती है, और ये जो थी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट में थी, जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, और सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी बोला जाता है। ऑप्शन डी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि कोलबर्ग ने इसी की बात की थी। कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट में इन्होंने 3 लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, तीनों में 2-2 स्टेज उन्होंने दी थी। और जो प्री कन्वेंशनल जो एज बताई थी उन्होंने 3 से 7 साल बताई थी, कन्वेंशनल की 8 से 13, और पोस्ट कन्वेंशनल की 18 प्लस। तो जो आपकी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन आती है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल में आती है, तीसरे लेवल में आती है, 5वीं स्टेज है ये आपकी। इन थ्योरीज के बारे में डिटेल में हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन की सीरीज में है तो जल्दी जल्दी इनको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एम्फसाइजेस दैट, बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या दर्शाता है? इंटेलिजेंस इन वन डोमेन एंज्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन। अगर कोई बच्चा किसी एक आयाम में बुद्धिमान है तो क्या अन्य सभी आयामों में भी उतना ही बुद्धिमान होगा? या बी देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। या सी देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता में व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होती। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सबकी इंटेलिजेंस एक लेवल पे नहीं होती है, सबका इंटेलिजेंस लेवल जो होता है अलग अलग होता है, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। ऑप्शन डी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है। ये भी बात गलत है। एक ही बात ठीक है, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी होवर्ड गार्डनर ने, उन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई थी, और सबसे पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात उन्होंने की थी अपनी एक बुक में, जो बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो सब में इंडिविजुअल डिफरेंस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई में अच्छा है वो और सभी कामों में अच्छा होगा। हो सकता है जो पढ़ाई में अच्छा है वो किसी और चीज़ में अच्छा ना हो, वो म्यूजिक स्किल में अच्छा ना हो, वो डांस में अच्छा ना हो, या वो स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो। तो सबकी अपनी अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। तो यही मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात उन्होंने की थी, और इसमें 8 टाइप उन्होंने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ए एनवायरमेंट ओनली, केवल पर्यावरण पर। बी नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। सी इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, दोनों पर। या डी हेरिडिटी ओनली, केवल आनुवंशिकता पर। तो हमने पढ़ा भी है, जो डेवलपमेंट आपका विकास होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट होता है, दोनों का गुणनफल होता है हेरिडिटी और आपके एनवायरमेंट का। डेवलपमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता सबकी होती है। आपका डेवलपमेंट जो होता है एक सीक्वेंस में होता है, इसमें इंटर रिलेशन होते हैं एक दूसरे में, जैसे आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निशन डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ये सब होते हैं। और जो डेवलपमेंट है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये हमेशा कंटिन्यू रहता है, वूम टू टूम आपका डेवलपमेंट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट आंसर 13th का क्वेश्चन होगा, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये दोनों का एक इंटरप्ले होता है, मतलब दोनों पे डिपेंड करता है आपका जो डेवलपमेंट होता है, आपकी हेरिडिटी पर भी और आपके एनवायरमेंट पर भी। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट स्टेज ऑफ लर्निंग इज।
सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ए लो अराउजल हाई फियर, आपकी उत्तेजना निम्न है, अराउजल बिल्कुल लो है और डर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, वो आपकी बेस्ट स्टेज नहीं होगी। मॉडरेट अराउजल नो फियर, संतुलित, आप अगर किसी काम को करने के लिए उत्तेजित हैं एक संतुलित प्रकार से और आपको कोई डर भी नहीं है, तो आप ये स्टेज जो होती है आपकी बेस्ट होती है लर्निंग के लिए। नो अराउजल नो फियर, अगर आप उत्तेजित नहीं है किसी काम को करने के लिए तो कैसे सीख पाएंगे। हाई अराउजल हाई फियर, हाईली उत्तेजित है, मतलब उच्च उत्तेजना आपके पास है और उसी प्रकार का डर भी है, तो भी आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो हमारी बेस्ट स्टेज जो होगी सीखने के लिए मॉडरेट अराउजल नो फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में इनमें से क्या एक ठीक होगा। आर सोलली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स फॉर, आपका जो संरचनात्मक ज्ञान होता है वो वयस्कों पर ज़्यादा पूर्ण रूप से निर्भर करता है। ऐसा नहीं है, अगर आप किसी पर डिपेंड होंगे तो जैसा वो आपको बताएगा वैसा ही आप सीखेंगे, तो इसमें आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया, कुछ निर्माण नहीं कर पाएंगे आप। प्ले एन एक्टिव रोल, बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं, ये ऑप्शन आपका ठीक है। बाकी दो देख लेते हैं। सी आर सोलली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक, केवल पाठ्य पुस्तक पर आप निर्भर रहेंगे, तो जो उसमें बुक में लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे, उसमें भी आपका कुछ विज्ञान का निर्माण नहीं हो रहा है। हैव नो रोल टू प्ले, बच्चों की कोई भूमिका ही नहीं होती है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। बच्चे जो हैं सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं किसी भी ज्ञान के निर्माण करने में, क्योंकि इसमें बच्चों में एक्टिव लर्निंग की बात की जाती है, लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाती है, और टीचर जो होता है एक फैसिलिटेटर का काम करता है, सुविधा दाता होता है, बाकी बच्चा खुद से ही करके सीखता है। तो आज के वीडियो में ये 15 क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 15 आपके कितने ठीक हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ और जो भी इम्पोर्टेंट डेटा होगा आपके किसी भी आने वाले एग्जाम से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।